नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। जिन साथियों की ड्यूटियां आगामी विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में लग चुकी हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रथम मतदान अधिकारियों के लिए हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि यदि मतदान प्रारंभ होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी के स्वास्थ्य में किन्हीं कारणों से गिरावट आ जाए तो पीठासीन अधिकारी के संपूर्ण कार्यों के दायित्व का निर्वहन प्रथम मतदान अधिकारी को ही करना पड़ता है। इसलिए हम बार बार ये बोलते हैं कि प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में जिन साथियों की ड्यूटियां लग चुकी हैं, प्रशिक्षण के समय वो पीठासीन अधिकारी के दायित्व को भी समझें कि उनके दायित्व क्या क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको प्रारूप 17G यानी कि मतपत्र लेखा को भरने का सही तरीका बताने वाले हैं। कई साथियों को इसमें एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि यदि आपके पोलिंग बूथ में टेस्ट वोट यानी कि परीक्षण मत का प्रावधान हो जाए तो प्रारूप 17G में क्या वो माइनस होंगे अथवा नहीं होंगे। तो ये पूरा कन्फ्यूजन हम आज के इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि मतपत्र लेखा यानी कि प्रारूप 17G को आप किस प्रकार बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ प्रारूप 17C यानी कि मतपत्र लेखा का एक फॉर्मेट रखा गया है। ये सभी सूचनाएं इसमें जो भरी गई हैं वो काल्पनिक होगा, इनकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। ये केवल आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशंस आएगी। एक तो यदि आपके पोलिंग बूथ में जो वोटिंग है वो आसानी से हो जाए, उसमें कोई निविदत मतपत्र का प्रावधान ना हो, मतदान न करने का विनिश्चय वाला कोई केस ना आए, या फिर किसी को वोटिंग करने से रोका गया हो, या फिर टेस्ट वोट का प्रावधान नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है। और यदि ये कंडीशंस आ जाती हैं, ये 4-5 कंडीशंस, तो उस कंडीशन में आपको मतपत्र लेखा किस प्रकार भरना होगा, इस वीडियो में हम ये दोनों कंडीशंस को जान लेते हैं। तो पहली कंडीशन को लेकर चलते हैं हम, जब आपका जो पोलिंग बूथ में मतदान है वो आसानी से संपन्न हो जाए और ऐसे कोई केस ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो इसका ऊपरी भाग है, यहाँ पर हमने लिखा है 03 निर्वाचन क्षेत्र से पूर्वी चंपारण। ये लोकसभा क्षेत्र है, जो पूर्वी चंपारण हमने लिखा है, और इसके अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आएगी जहां पर आपकी नियुक्ति हुई रखी है चुनाव संपन्न कराने के लिए, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, उसका नाम यहाँ पर आएगा। जैसे विधानसभा के लिए निर्वाचन 19 मोतिहारी यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य स्थल की संख्या तथा नाम वो आपके जो ड्यूटी ऑर्डर है उसमें भी ये लिखा हुआ होगा, जो आवंटित हो रखी होगी आपको मध्य स्थल की संख्या तथा नाम। साथ ही निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में भी ये मेंशन होगा, तो उसको देख के आप लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिख दिया है 15 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ। जो भी आपको आवंटित हो रखा होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। मध्य स्थल पर प्रयुक्त वोटिंग मशीनों की पहचान संख्या, जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट होता है। अभी अभी आपने हाल ही में लोकसभा चुनाव भी संपन्न करवाए हैं, तो आपको ये मालूम ही है कि कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या होता है, बैलेट यूनिट का नंबर कहाँ लिखा होता है और वीवीपैट का नंबर कहाँ लिखा होता है। तो उदाहरण के लिए हमने ये इनके नंबर लिख दिए हैं। कंट्रोल यूनिट का जैसे नंबर है CU14367Y। बैलेट यूनिट का भी नंबर इसी प्रकार से काल्पनिक लिखा गया है, और वीवीपैट का नंबर भी हमने यहाँ पर काल्पनिक लिख दिया है। अब उसके बाद आता है मतदेय स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो जो मतदेय स्थल पर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मेंशन होंगे कि कुल कितने निर्वाचक हैं, मतदाता हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिख देनी है। माना कि आपको जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिली है उसमें कुल निर्वाचकों की संख्या 900 अंकित है, जिसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। तो उनको हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपके केस में अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने उदाहरण के लिए 900 लिख दिया है। अब दूसरे नंबर पॉइंट में देख लेते हैं मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17 का, जो कि जिसका प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो ये वो संख्या होती है जिसमें जब मतदाता अपनी एंट्री करा देते हैं, अपना जो पहचान पत्र है वो दिखा देते हैं, उनका जो पहचान पत्र के अंतिम 4 डिजिट हैं उनको 17K में मेंशन किया जाता है, मतदाता का नाम मेंशन किया जाता है, उनके अंगूठे या हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो मान लिया कि ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या जिनकी 17K रजिस्टर में एंट्री हो चुकी है 720 है, यानी कि 720 मतदाताओं ने वोट कास्ट करने के लिए अप्लाई किया। 900 कुल मतदाता थे, लेकिन आए कितने, 720।
अब इसमें देख लेते हैं हम नियम 49 ओ के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। अब कोई मतदाता ऐसा हो सकता है जिसकी 17 का में एंट्री हो गई, उसके सिग्नेचर भी हो गए, उसको बैलेट भी इश्यू कर दिया गया, लेकिन जब वो वोट कास्ट करने जा रहा था मशीन में, तब तक उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कहता है मैं वोट नहीं दूंगा। तो उस कंडीशन में आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको वोट देना होगा। यदि उसकी इच्छा नहीं है तो आप उसको जाने दे सकते हैं वापस बिना वोट किया कास्ट किए। तो मान लिया कि अभी इस केस में हम मान रहे हैं कि ऐसे कोई केस आपके पोलिंग बूथ में नहीं हुआ और इनकी संख्या 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 मेंशन कर दी। पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं, नियम 49 एम के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या। अब ये वो मतदाता होते हैं जिनका रजिस्टर 17 काम में मेंशन भी हो गया, नाम सिग्नेचर भी हो गया, उनको बैलेट भी इशू हो गया या नहीं हुआ। मतदाता रजिस्टर में एंट्री करने के पश्चात जब ये पीठासीन अधिकारी को लगता है कि ये मतदाता मतदान की गोपनीयता को भंग कर रहा है, कुछ इशारे करके या चुनाव निशान के बारे में मुंह से बोल के या किसी अन्य वजह से, तो उसको मतदान करने से रोका जा सकता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वाला केस नहीं है आपके पोलिंग बूथ में, तो इसको शून्य मान लेते हैं। आगे के वीडियो में हम अभी आपको बताएंगे, वीडियो के आगे के हिस्से में, कि इसमें हम संख्याएं भी मानेंगे और वो कंडीशन भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे पोलिंग बूथ्स में ऐसी समस्या ना आए, किसी न किसी पोलिंग बूथ में समस्या आ भी सकती है। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, नियम 49 एम ए डी के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर पहले परीक्षण मत के बारे में आपको ट्रेनिंग्स में बताया गया होगा कि यदि कोई मतदाता मतदान करने के लिए मशीन से वोट कास्ट करता है और बैलेट यूनिट में जब वो मतदान कर लेता है अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, तो वीवीपैट में जो 7 सेकंड के लिए जो पर्ची शो होती है जिस कैंडिडेट को उसने वोट किया, ताकि उसकी संतुष्टि हो पाए कि हाँ इसी को वोट पड़े। लेकिन यदि मतदाता को ये लगता है कि जिस कैंडिडेट को उसके द्वारा वोट किया गया उसकी पर्ची नहीं दिखाई दी, तो वो दावा कर सकता है और दावा करने के पश्चात उससे निर्धारित प्रारूपों में घोषणाएं ली जाती है, सिग्नेचर कराए जाते हैं और उसको परीक्षण मत करवाया दिया जाता है। और परीक्षण मत भी जो मशीन होती है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, जो वोटिंग मशीन होती है, उसी के माध्यम से करवाए जाते हैं, जबकि निविदत मत पत्रों का केस दूसरा होता है, उनको मशीनों में नहीं डलवाया जाता। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, मान लिया कि आपके इस केस में कुछ भी ऐसा परीक्षण मत यानी कि टेस्ट वोट के लिए किसी ने दावा नहीं किया, तो हमने यहाँ शून्य लिख दिया है। तो 17 का में मतदाताओं की क्रम संख्या वो भी यहाँ पर शून्य ही लिख दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थियों जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, जब यहाँ पर टेस्ट वोट का कोई प्रावधान ही नहीं हुआ तो इसको हमने शून्य लिख दिया। अब पॉइंट नंबर 6 में देख लेते हैं, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब यहाँ पर जो जब पोलिंग का एंड हो जाएगा तो उसमें आप टोटल देख सकते हैं वोटिंग मशीन में। तो मान लिया कि वो जो मतदाताओं की कुल संख्या है वो 720 निकल के आ जाती है, तो हमने यहाँ पर इसको 720 लिख दिया। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में देख लेते हैं, क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है अथवा नहीं। और यहाँ पर दे रखा है कॉलम नंबर 2 -3 -4। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि रजिस्टर 17 का में 720 मतदाताओं की एंट्री हो रखी है, मतदान न करने के विनिश्चय करने वालों की संख्या 0 है, तो और ये भी 0 है। तो अगर 720 में से 0 और 0 को माइनस करेंगे तो वो भी 720 आता है। तो यहाँ पर जो मशीन में पड़े हुए वोटों की संख्या है वो भी 720 है और मतदाता रजिस्टर 17 का में जो एंट्री हो रखी है वो भी 720 है। तो ये दोनों मैचिंग हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे यस मैच्ड। अगर ये मैचिंग नहीं होते तो उस कंडीशन में हो सकता है आपने जो मतपत्र लेखा बनाया है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई है, तो उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। और इसको इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मतपत्र लेखा को ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें टेंडर वोट यानी कि निविदत मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए। तो अभी हम इस वाले केस में मान रहे हैं कि किसी भी मतदाता ने निविदत मतपत्र के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया और उसको निविदत मतपत्र से वोटिंग करने नहीं दिया गया। तो निविदत मतपत्र 20 होते हैं। निविदत मतपत्र के बारे में भी आपको जानकारी होगी ही कि यदि कोई मतदाता अपना वोट कास्ट करने के लिए आता है, लेकिन जब वो अपनी पहचान प्रथम मतदान अधिकारी को बताता है तो प्रथम मतदान अधिकारी यह पाते हैं कि उनका वोट तो पहले से ही कोई और डाल के चला गया है, और उस स्थिति में वो भी दावा करता है कि मैंने तो वोट डाला नहीं और साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है। और यदि साक्ष्य सही साबित हो जाते हैं तो उसको
निविदत मतपत्र दिए जाते हैं और पोस्टल बैलेट के आधार पर एरो क्रॉस रबड़ मोहर से वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट के जो चुनाव निशान है उसके आगे मोहर लगा देते हैं और उनको निर्धारित जो लिफाफे होते हैं उनमें रखा जाता है निविदत मतपत्रों को। साथ ही निविदत मतपत्रों का लेखा रजिस्टर 17 का में मेंटेन नहीं किया जाता, उसके लिए प्रारूप 17 खा होता है जिसमें निविदत मतपत्रों का लेखे को तैयार किया जाता है। तो इस केस में यहाँ पर 20 निविदत मतपत्र जैसे प्राप्त होते हैं और उनका क्रमांक मान लिया 10-121 से 10-140 है। यहाँ पर निर्वाचकों को यदि यहाँ पर कोई निविदत मतपत्र का प्रावधान नहीं हुआ है, यहाँ शून्य लिख रखा है, तो यहाँ पर ये टोटल 20 ही वापस किए जाएंगे 10-121 से 10-140 जो इनका क्रमांक है। अब इसके निचले हिस्से में आते हैं प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या। तो जो पेपर सील होती है वो 3 आपको मिलती हैं, उनकी आपको क्रम संख्या लिख देनी है 15,546 से 15,548। ये उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है। प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या, एक पेपर सील आपको प्रयुक्त करनी है तो यहाँ पर उसकी क्रम संख्या आपको लिख देनी है 15,546 से 15,546 तक। तो ये हमने यहाँ पर लिख दी। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या 3 हमें मिली थी, 1 हमने यूज कर दी, 2 वापस हो गई हैं, उनकी क्रम संख्या हमने लिख देनी है 15,547 से 15,548। क्षतिग्रस्त पेपर सील की कुल संख्या यदि कोई हो, यदि पेपर सील का यूज करते समय वो फट गई हो, क्षतिग्रस्त हो गई हो, तो उनका यहाँ पर ब्यौरा आपको लिखना होगा। तो फिलहाल इस केस में नील ही होगा। यहाँ पर स्थान डाल देना है, तारीख डाल देनी है, जिस तारीख को वोट निर्धारित है आपके राज्य में, जितने भी जिस भी चरण के लिए डेट निर्धारित हो रखी होगी। और यहाँ पर जो ये है पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर 1 बाय 1 करवा देंगे जो मतदान के अंत के समय मौजूद होंगे। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे, मतदेय स्थल की संख्या यहाँ पर आ जाएगी जो कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में भी मेंशन होगी और आपके ड्यूटी ऑर्डर में भी मेंशन होगी। अब हम एक दूसरा केस देख लेते हैं कि यदि ये 4-5 कंडीशंस आ जाती हैं आपके पोलिंग बूथ में तो उनको किस प्रकार से आपको निवारण करना है, किस प्रकार से एंट्री करनी है। ऊपरी हिस्सा सेम वही भरा जाना है जैसे भरा जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ऊपरी हिस्सा वही रहेगा। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मध्य स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, मान लिया कि ये 900 है तो हमने यहाँ पर 900 लिख दिया। मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, मान लिया कि यहाँ पर 722 मतदाताओं की एंट्री हुई, तो 722 मतदाताओं की एंट्री हुई, उनके हस्ताक्षर हुए, लेकिन 2 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने रजिस्टर में एंट्री होने के पश्चात या फिर बैलेट इश्यू होने के पश्चात वोट देने से मना कर दिया कि अब हम वोट नहीं देना चाह रहे। तो मान लिया कि इस कंडीशन में वो 2 ऐसे मतदाता निकल गए और एक मतदाता ऐसा निकल गया जो मतदान की गोपनीयता को भंग कर रहा था और पीठासीन अधिकारी के द्वारा उसको मतदान करने से रोक दिया गया। तो कुल मिला के बात यह है कि ये 2 और एक 3 इनके द्वारा वोट कास्ट नहीं किए गए वोटिंग मशीन में। तो ये 3 भले ही इनकी एंट्री 722वें में आ रही है इन 722 लोगों के बीच में, लेकिन इनके द्वारा वोटिंग मशीन में वोट नहीं डाले गए। अब जो परीक्षण मत है, मान लिया कि किसी ने परीक्षण मत का भी दावा कर दिया, तो मान लिया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 2 है जो कि परीक्षण मत का दावा किया। उनका रजिस्टर 17 का में चूंकि वो मेंशन हो रखा है तो 123 क्रमांक है और दूसरे मतदाता का मान लिया कि 235वां क्रमांक है जिन्होंने टेस्ट वोट के लिए आवेदन किया। अब यहाँ पर मान लिया कि जो पहला मतदाता है उसने रमेश को वोट कास्ट किया है टेस्ट वोट के रूप में। रमेश और सुरेश 2 कैंडिडेट हैं, ये काल्पनिक नाम है, इनका किसी की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इससे किसी की निजता का कोई भी हनन नहीं होता। तो पहले मतदाता ने रमेश नामक कैंडिडेट को वोट कास्ट किया है टेस्ट वोट के रूप में, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया मतों की संख्या और इसका क्रम संख्या यहाँ पर लिख दिया है, जो मतदाता रजिस्टर 17 का में क्रम संख्या उसको भी ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार से दूसरे मतदाता ने सुरेश को वोट कास्ट किया है टेस्ट वोट के रूप में, 1 ही वोट किया है और ये इनका क्रम संख्या 235 है। तो यहाँ पर अब साथियों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो टेस्ट वोट हैं क्या वो मतपत्र लेकर 17 में घटेंगे या नहीं घटेंगे। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि आपके पोलिंग बूथ में भी टेस्ट वोट का प्रावधान हो जाता है, उनका अंकना आप यहाँ पर कर लेते हैं, तो नीचे ये टेस्ट वोट नहीं घटते हैं क्योंकि टेस्ट वोट सीधे वोटिंग मशीन में ही पड़ते हैं, वोटिंग मशीन के माध्यम से ही पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, मतों की संख्या तो यहाँ पर आ जाएगी।
टेस्ट वोट जब काउंटिंग होती है उस समय जिस कैंडिडेट को जितने टेस्ट वोट पड़े होंगे उनके जो एक्चुअल वोट होंगे उनमें से वो घट जाएंगे। जैसे कि मान लिया रमेश को जो वोट पड़े होंगे वो 500 पड़े हैं और टेस्ट वोट उनको 1 पड़ा है, तो उनके कुल मतों की संख्या उस समय 500 नहीं मानी जाएगी बल्कि 499 मानी जाएगी, क्योंकि इनको 1 टेस्ट वोट पड़ा है। ऐसी सुरेश की कंडीशन में भी होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि टेस्ट वोट जो परीक्षण मत होते हैं वो घटते नहीं हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में फिर से वही आ जाता है, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। तो यहाँ पर मतों की संख्या 719 निकल के यदि आ रही है तो आपको फिर से वही देखना है ऊपर कि पॉइंट नंबर 2 -3 -4 क्या ये सेम आ रही हैं। तो 722 में से हमने 2 माइनस किया तो 720 हो जाता है, और 720 में से 1 माइनस किया तो 719 हो जाता है, और यहाँ पर भी 719 आ रहा है। 2 - 3 - 4 719 और ये भी 719 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैच कर गए हैं, तो यहाँ पर मैच लिख देंगे कि हाँ मेल खाती है। अगर ये मैच नहीं करते तो आपके मतपत्र लेखा में कुछ न कुछ त्रुटि हो रखी है, तो उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। अब उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदा मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए। तो मान लिया कि टेंडर वोट का प्रावधान आपके पोलिंग बूथ में हो जाता है और 2 टेंडर वोट आपके पड़ जाते हैं। तो प्रयोग के लिए प्राप्त कितने 20 टेंडर वोट आपको प्राप्त होते हैं। मान लिया उनके सीरियल नंबर 10-121 से 10-140 है, तो यहाँ पर इनको मेंशन किया। 2 जारी किए गए तो यहाँ पर 2 लिख देना है, और जब टेंडर वोट जारी किए जाएंगे तो आपको सबसे बड़े क्रम से निचले क्रम की ओर ये इश्यू करने हैं, क्योंकि 10-140 सबसे लास्ट वाला है, तो 10-140 को इश्यू किया। फिर उसके बाद 10-139 को, ऐसी अगर कोई और भी होता तो 10-138 ऐसे करके आपको ये इश्यू करने हैं। अप्रयुक्त और वापस किए गए, यहाँ पर चूंकि 20 मिले थे, 2 यूज हुए, 18 वापस हो गए, तो उनको यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर उनके क्रमांक भी लिख दिए हैं, क्या क्या क्रमांक के वापस हुए, 10-121 से 10-138। उसके बाद ये पूरा पूरा का पूरा वैसे ही उतरेगा। यहाँ पर स्थान तारीख डल जाएगी, मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर जो वोटिंग के अंत में मौजूद होंगे, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदेय स्थल की संख्या यहाँ पर अंकित हो जाएगी। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रारूप 17G को भरने का सही तरीका बताया। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य साथी जिनकी ड्यूटियां विधानसभा चुनाव में लग चुकी हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएं, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।